वर्दी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, इवन मुझे पूरा नाम लेना पड़ेगा, पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी, मेरे उस्ताद मोहतरम मंगल सिंह सर, इनके लिए एक बार क्लैपिंग करें आप। मैं बताऊंगा मेरे दोस्त, हमारे गेस्ट डॉक्टर शुएब साहब जो डोडा से यहाँ पे हमारे साथ आज के दिन अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। यहाँ के डिस्टिंग्विश्ड जितने भी हमारे गेस्ट बाहर से आए हैं और मेरे हम पेशा साथी इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के और बाहर के स्कूलों के भी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आए हैं। और ख़ास तौर पे आज के जो न्यूक्लियस है हमारे इस प्रोग्राम के, आप सभी जानते हैं सेल का एक सेंटर पार्ट होता है जो बड़ा खास रोल निभाता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को, उसके फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। तो वही आज खास रोल आप निभा रहे हैं उस न्यूक्लियस की तरह। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस पेशेंस और इस जज्बे के लिए कि बहुत ठंड भी रही, सुबह के पहर में बारिश भी हुई, लेकिन ये रहमत किसी खास दिन ही अल्लाह की तरफ से बरसती है। और मुझे लगता है कि आज हम सब के लिए एक बड़ा खास दिन है, तभी ये रहमत बरसी है आज के दिन। भले ही थोड़ा देर से हम यहाँ पे एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन यही खूबसूरत पल थे हम सब के लिए, यही जो रब की तरफ से लिखे हुए पल थे जहाँ पे कुछ हम गौर फिक्र की बात करें और लाइफ को आगे बढ़ाने की बात करें। मुझे इशारा मिल चुका है हारून सर की तरफ से कि मुझे क्या बात करनी है। पहले तो इस इंस्टीट्यूशन को देख के, चूँकि सर के साथ हमारे फैमिली रिलेशन भी हैं, इनके वालिद मोहतरम अल्लाह उनको उनके दर्जात को बुलंद करे, हमारे फैमिली के एक जो पहले चिराग इस एजुकेशन सेक्टर से निकले वो उनके बड़े खास दोस्त थे, मेरे बड़े चाचा जी, बड़े अब्बा जी हम उनको कहते थे, जिनका एजुकेशन का सिलसिला मलीगाम से शुरू हुआ था और वो हाई स्कूल बढ़तुन में उस वक्त मिडिल स्कूल था जहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों के बहुत अच्छे रवाबित रहे और वो उनके रवाबित और उनकी उस रिलेशन को आगे सेकंड जनरेशन भी कैरी कर रही है। तो सर से जब कभी भी बात होती थी और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम सुनते थे तो मुझे एक ही बात याद आती थी जो एक बड़ी फेमस प्रोवर्ब है, बच्चों आपने भी सुनी होगी, एज इज द हेड सो इज द स्कूल, जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक इंसान का कैरेक्टर, एक इंसान की लीडरशिप क्वालिटीज, उसके वर्ड्स जो है वो एक्शन में कैसे कन्वर्ट हों, वो यहाँ पे आपको इस इंस्टीट्यूशन में आके मालूम पड़ता है, पता चलता है कि हेड कैसा होता है किसी इंस्टीट्यूशन का, और उसका फिर टीचिंग का वहाँ पे मेथडोलॉजी जो टीचर्स उसके साथ वहाँ पे एसोसिएट करते हैं और बच्चों की वो लाइफ को आगे बढ़ाने में कितना खूबसूरत रोल निभाते हैं। यहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम को ही देख के लगता है कि हमारे बच्चे एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में हैं, और इसके लिए यहाँ के जितने भी मैं कहूँगा पेरेंट्स आज शायद हमारे साथ बहुत कम होंगे बारिश की वजह से, लेकिन जितने भी आए हैं आप सभी को मुबारकबाद कि ऐसा स्टाफ और उनका ऐसा हेड हम सबको मिला है जहाँ पे बच्चों की सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट की इतनी खूबसूरत बात की जा रही है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम अपने गेस्ट को सुनेंगे, लेकिन एक दो बातें ज़रूर मैं करूँगा। हमारा ये स्कूल पीएम श्री स्कूल क्यों है? पहले तो आप बच्चों को मैं क्लियर करूं, श्री वर्ड हम क्यों लगाते हैं। जैसे किसी भी नाम के साथ एक एजाजी तौर पे हम मिस्टर या सर लगाते हैं, तो इंडिया की बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में हम किसी भी इंसान के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी खास नाम के साथ एक एजाजी तौर पे श्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हिंदी में अगर हम नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं श्री फलाना या ऐसा। इसी तरह से 2022 में बच्चों ये सबसे पहले आपको सबको मालूम है आजकल के दौर में 2020 के बाद हम एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, और इस अप्रोच के पीछे का जो डॉक्यूमेंट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम सबको ये भी याद होगा, हम सब ने ये भी पढ़ा है, अब तक की जो 3 पॉलिसीज आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिनकी शुरुआत 1968 से शुरू हुई। 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये पहली बार पॉलिसी बनी। अब उस पॉलिसी में क्या कुछ था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके काफी लंबे समय के बाद 1986 में हमें एक और पॉलिसी मिली जो राजीव गांधी जी के टाइम पे आई। 1992 में उस पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज किया, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ कुछ आईसीटी को भी उसमें इंटीग्रेट करने की बात हुई, जहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला को आगे लेने की बात की, उस पर भी बात नहीं करेंगे। फिर एक लंबे समय के बाद जहाँ पे आईसीटी ने एक बहुत ही चेंज लाया,
हर घर तक ये आईसीटी मोबाइल फ़ोन की शक्ल में पहुंचा, हर घर में ये इंटरनेट की शक्ल में पहुंचा, जहां पे इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हम सब के पास रही। अब दिल्ली वाला हमसे दूर नहीं है, अब जम्मू वाले के पास ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वही इक्वल अपॉर्चुनिटी गांधी में भी है, वही जम्मू में है, वही दिल्ली के बच्चे या स्कूल में है। और इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो चेंजिंग एक ट्रेंड था हमारे स्कूल्स में, हमारे घरों में, बच्चे हमारे ज़्यादातर आजकल मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा उसका टाइम जाने लगा, जो स्क्रीन टाइम हमारा था वो बढ़ने लगा। तो ऐसे माहौल में किस तरह की पॉलिसी लाई जाए, वो फिर हर एक इंडिविजुअल से एक फीडबैक की शक्ल में उनसे पूछा गया, उनसे फीडबैक्स लिए गए और वो फीडबैक्स को कंपाइल करके हम सब के लिए एक नई पॉलिसी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। इस NEP 2020 ने एक खास किस्म का एक इनिशिएटिव लिया जो 2022 में लिया गया, 2022-23 में सबसे पहले शुरू किया गया था, जहां पे एक बहुत बड़ा बजटरी प्रोविजन भी रखा गया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कम से कम 273,000 करोड़ की शक्ल में है। और जो 2022-23 में उस वक्त अप्रोच था 14,000 से ज़ायद स्कूलों को पूरी कंट्री में PM श्री स्कूल बनाया जाएगा। इन PM श्री स्कूलों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो एक क्लस्टर से एक एलिमेंट्री स्कूल, जिसको हम कह सकते हैं कोई प्राइमरी या UPS लेवल का स्कूल भी हो सकता है, और फिर वहाँ का एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी, जो यकीनन इन द लैप ऑफ नेचर है ये स्कूल। हम जब आए, मैं और डॉक्टर साहब, उस वक्त बारिश भी तेज थी, धुंध भी थी, लेकिन जब इन देवदारों के बीच में स्कूल को पाया तो मुझे मन ही मन में एक बिल्कुल वो वर्ड आया कि दिस स्कूल इज रियली इन द लैप ऑफ नेचर। जहाँ इतनी खूबसूरती आसपास हो तो क्यों ना बच्चे खूबसूरती से अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकें। तो बहरहाल ये PM श्री स्कूल के दर्जे में जब आया, अब क्यों आया? क्योंकि ये एक मॉडल स्कूल बनेगा। यहाँ के जितने भी एडजाइनिंग एरियाज के स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे इस स्कूल में विजिट करेंगे, वहाँ के बच्चे इस स्कूल में आके जो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है, जहाँ आपको बेसिक टीचिंग एंड लर्निंग के साथ साथ लाइफ स्किल के ऊपर काम करवाया जा रहा है, उन सब के साथ वो भी रूबरू होंगे। बाहर के स्कूल के टीचर, यानी कि जो इस क्लस्टर, इस ब्लॉक के टीचर होंगे, वो भी यहाँ आके अपने स्किल्स को और अपडेट करेंगे। इसलिए आपके लिए ये स्कूल जो है वो बनाया गया। अब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनमें से आपने देखा कि ये PM श्री स्कूल होने से पहले ही वो सब चीज़ें जो है ऑलमोस्ट कवर कर चुका था। पहला ऐसा इस इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे हर कमरे में एक तीसरी आंख लगाई गई थी, जो हम सब के बिहेवियर, एक्शन, टीचिंग, लर्निंग, है ना, जो दिन भर की जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते थे, उन सबको वो देख रही थी वो आंख, और रिकॉर्ड भी कर रही थी कि जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, मैं भले ही अपने आप से ये कहूँ कि नहीं मैंने ये वाला एक्शन नहीं किया है, लेकिन वो तीसरी आंख रिकॉर्ड करके बैठी है जो कभी भी कह देगी कि नहीं आपने ये वाला एक्शन इस तरह से किया है। बहरहाल ये PM श्री स्कूल्स के वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा आप बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे करवाई जाए। एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बच्ची ने अभी बड़ी खूबसूरत तरीके से हम सब के लिए यहाँ पे आके 2-4 मिनट ही वो बोली बच्ची, लेकिन मन कर रहा था वो और ज़्यादा बोलती रहे। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है जब आप इस स्टेज पे, इस डाइस पे सामने आके अपने क्लास को, अपने पीयर्स को, अपने जितने भी स्कूल वाले हैं उनके सामने कोई भी बात रखते हो, तो आपको तो आप एक तो इस माइक का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, और साथ ही साथ आपको स्पीकिंग स्किल जो है वो एनहांस होते हैं। और यही ऐसे इंस्टीट्यूशन का काम है जहाँ पे हमारी, आपकी, हम आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनकी पर्सनैलिटी को हम ग्रूम करें। हमारा बच्चा जिस भी किसी भी कैपेसिटी पे काम करे, वो एक अच्छा स्पीकर हो, वो एक अच्छा लिसनर हो, क्योंकि अच्छा स्पीकर इंसान तभी बनता है जब वो एक अच्छा लिसनर हो। जब हम अच्छे से किसी की बात समझते हैं, फिर वहाँ पे किसी झगड़े की, किसी भी इख्तलाफ की, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो गुंजाइश है वो नहीं रहती है। दरअसल हम एक अच्छे लिसनर बनते ही नहीं हैं, और उसके बाद फिर हम जब आधी बात सुनते हैं तो उसका रिएक्शन भी फिर आधा ही होता है, राइट। तो इस सिलसिले के तहत ये PM श्री स्कूल में आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनके साथ रूबरू करवाया जाता है। हर एक की बात करने का जो अंदाज है वो डिफरेंट होता है। बहरहाल अल्लाह ने हम सबको अलग बनाया है। हमारा जो जितना भी है ना सिस्टम है, हमारे बॉडी के अलग अलग
जहन का भी इसी तरह से सोचने का, समझने का अलग अलग रब ने सबको दिया है हुनर। मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मुझे इशारतन हारून सर ने कहा कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ा NEP 2020 के हवाले से ये भी बताएं कि वो किस तरह से आगे की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मैं 2-3 मिनट में कंक्लूड करूँगा चूँकि हम ज़्यादा सर को सुनेंगे। बच्चों, हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था जो 1986 की पॉलिसी ने दिया था, उस स्ट्रक्चर को हम कहते थे 10+2 स्ट्रक्चर। बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें तो वी कॉल इट एज, जिसको हम कहते हैं पेडागोजिकल स्ट्रक्चर या कैरिकुलर स्ट्रक्चर। अब वो 10+2 जो पेडागोजिकल एंड कैरिकुलर स्ट्रक्चर था वो तब्दील हुआ हमारा 5+3+3+4 में। पहले क्या होता था, मैं और आप 6 साल की उम्र में स्कूल आते थे और फिर फर्स्ट से हम आगे पढ़ना शुरू करते थे, और जब हम 18 साल की उम्र के हो जाते थे तो गालबन हम 12th पास करके उस इंस्टीट्यूशन से निकलते थे। फिर जो ही हम उस इंस्टीट्यूशन से निकलते थे हमारे पास एक और ऑप्शन होता था कि आगे हम अब ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें, हम मेडिकल पढ़ें, हम आर्ट्स पढ़ें या नॉन मेडिकल में जाएं, कॉमर्स में जाएं। लेकिन फिर वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि अब मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं नॉन मेडिकल पढ़ रहा हूँ और नॉन मेडिकल के साथ साथ मैं एजुकेशन या ह्यूमैनिटी का कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके आगे जा सकूँ। इस नए करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ने हमें एक ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो ही हम 3 साल के हो जाते हैं तो हम इस स्कूल में आ सकते हैं, जहाँ पे प्री स्कूलिंग के लिए हम आते हैं, चाहे वो बाल वाटिका की शक्ल में हो, व आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनकी शक्ल में हो, लेकिन हम उन स्कूलों में आते हैं और अपनी तालीम और तरबियत का सिलसिला वहाँ से शुरू करते हैं। हमारी इस पॉलिसी में जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल एजुकेशन पहला चैप्टर है जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। इस स्कूल एजुकेशन के आगे जो 8 सब पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में से एक पार्ट पे हम जो आज डिस्कशन करेंगे, जिस पे मैंने पेडागोजिकल स्ट्रक्चर की बात की। तो हमारी पहली स्टेज जो होती है, या किसी भी इमारत को जब हम बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अगर फाउंडेशन अच्छी है उस स्कूल की, उस घर की, उस बिल्डिंग की, उस इमारत की, तो उसको अगर हम 4, 5, 6, 8 स्टोरीज पे भी लेके जाएंगे तो वो गिरने के कम चांसेस रहते हैं। ये फाउंडेशनल स्टेज हमारी 3 साल से 8 साल तक चलती है। फिर बच्चों सेकंड स्टेज हमारी आती, जिसको हम कहते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। अब हम बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं कि वो हमारे आने वाले कल के लिए इतना मजबूत हो जाए कि उसको लाइफ की कोई भी चैलेंज आए वो बड़ी खूबसूरती से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। और वो हमारी स्टेज 3 साल की रहती है, 8 साल से लेके 11 साल तक, जहाँ पे हम ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक उस स्टेज में रहते हैं। फिर तीसरी स्टेज हमारी रहती है बच्चों, जिसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। ये हमारी 11 से 14 साल की उम्र तक रहती है, और यहाँ पे भी हम 3 क्लासेस पढ़ते हैं, ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 8 तक। अब ये जो 4th वाली स्टेज है, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, बहुत ही अहम स्टेज है हम सब की लाइफ के लिए। आप बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा अहम स्टेज है। आप मेरी तरफ थोड़ा मुतवज्जा रहे, आई टू आई कांटेक्ट रखें। यहाँ पर सिर्फ 2-4 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, 14 से 18 साल की ये स्टेज है जहां हमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 पढ़नी है, और यही हम सब की लाइफ को बनाने वाली स्टेज है। इस स्टेज में सबसे पहली बात पॉलिसी कहती है कि हम अपने आप को जानें, हम अपने अंदर को पहचानें, हम अपने आप से बात करें कि भाई मुझे बनना क्या है, मुझे लाइफ में आगे जाना किस तरफ है। 8th और 9th और 10th में हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट और पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं स्किल एजुकेशन का सब्जेक्ट। आपको जिस भी तरफ का कोई आपके जहन में हो सकता है, किसी के अंदर बहुत ही IT का शौक है तो उसके लिए एक स्किल, एक जो इसको हम कहते हैं वोकेशनल कोर्स यहाँ पे रखा गया है। किसी का हो सकता है कोई हेल्थ की तरफ जाने का शौक है, उसके रिलेटेड उसका वोकेशनल कोर्स है। जिस तरह से यहाँ पे भी 2 वोकेशनल कोर्स चल रहे होंगे। लेकिन जो ही फिर आप 11th में चले जाते हैं बच्चों, ये बहुत जरूरी है समझना, यहाँ पे अब आपको जाते ही कोई सब्जेक्ट जब आप चुन लेते हैं, उस सब्जेक्ट को चुनना समझो कि आपने लाइफ के लिए एक सब्जेक्ट चुन लिया। आप अगर ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं बच्चों, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेके लाइफ में आगे क्या करूं। मैं अगर मेडिकल साइंसेज में जाना चाहता हूं तो मुझे क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। बहरहाल जब आप इस स्टेज से निकलते हैं और अब हमने कॉलेज में जाना है, तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास कॉलेज में रहती है कि हमें पहले ही पता रखना है कि मुझे मेजर सब्जेक्ट कौन सा लेना है और माइनर सब्जेक्ट कौन सा लेना है।
हमारे दौर में या जितने भी मेरे सीनियर साथी बैठे हैं उस दौर में सिंपल था, मेडिकल पढ़ना है तो आपको बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री के साथ इंग्लिश पढ़नी थी। नॉन मेडिकल आपने पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ किसी इंस्टीट्यूशन में जियोलॉजी सब्जेक्ट होता था या कुछ इंस्टीट्यूशंस में एग्रीकल्चर या सेरिकल्चर का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपने अगर सपोज बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आप मेजर सब्जेक्ट बॉटनी जब लेते हैं उसके लिए जैसे सर ने कहा एक एंट्रेंस की डेट निकलती है जहां पे आप पहले ही वो मेजर सब्जेक्ट बॉटनी लेते हैं और उसके साथ आपको माइनर सब्जेक्ट्स रखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हो सकता है किसी को उर्दू सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो मेडिकल भी पढ़ रहा है लेकिन साथ में वो एज ए माइनर उर्दू भी पढ़ेगा, वो हिस्ट्री भी ले सकता है, वो कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है, वो केमिस्ट्री भी ले सकता है। डिपेंड करता है, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कोर्सेज को ऑप्ट करने की और उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपने अंदर के जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था अपने आप को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब आपने जान लिया अपने हुनर को, अपने आप को, आपने जो अपने आप से बातें की, अब वो टाइम आता है जहां आप उसको रिजल्ट के तौर पे एक गोल को अचीव करने के तौर पे आप उसको जो आगे ले सकते हैं। तो बहरहाल आप इस पॉलिसी के ऊपर अपने टीचर्स के साथ और टाइम टू टाइम बात करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी आप 11th और 12th में हैं तो आपको बार बार टीचर से पूछना है कि इसके बाद मुझे कैसे अपने जो मैंने मकसद चुना है अपने जिंदगी का उसको मैं अचीव कैसे करूं, मैं किस तरह से आगे जाके एक एग्जामिनेशन के लिए वो एक फॉर्म भरूं जहां पे एक बेसिक सिंपल टेस्ट होता है, उसको हर बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। वही सिंपल जो हमने पढ़ा होता है बेसिक साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने ग्रामर की शक्ल में याद रखनी है, चाहे वो प्रपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, आप आराम से उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं और अपनी चॉइस के कॉलेज में आप फिर आगे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टेक्निकल एजुकेशन लेनी है तो अगेन यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट दैट टेक्निकल कोर्सेज। आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे जाके आप वो कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। आप किसी और इंस्टीट्यूशन में जाके वो कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। अलमुख्तसर बस अपने आप को जाने, अपने अंदर के जिसको हम कह सकते हैं ना जो इन्नेट टेंडेंसीज और क्वालिटीज हमारी हैं या जो वो ट्रेड्स हैं और इन्हें ट्रेड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन हमें उन ट्रेड्स का पता लग जाता है उसके बाद फिर हम मंजिल पे ही जाके रुकते हैं। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हारून साहब ने बड़े स्ट्रेस देके कहा कि गांधरी से अभी तक कोई उस तरह के एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए, इंशाल्लाह मैं भी दुआगो हूँ कि आज के बाद हम जब भी गांधरी आए तो इस उम्मीद के साथ आए कि यहाँ का भी एक IAS KS ऑफिसर था, यहाँ का भी एक बहुत ही बेहतरीन, ये इलाका बहुत खूबसूरत टीचर्स को प्रोड्यूस कर चुका है, बहुत ही अच्छे टीचर्स यहाँ से निकले हैं और मुझे लगता है और क्या चाहिए हमें किसी इलाके से जहाँ अच्छे टीचर्स हों। वो टीचर्स ही तो आगे की नस्लों को एक प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस देते हैं। वो भले ही IAS न बने लेकिन अगर एक अच्छे इंसान वो आगे जाके बने तो मुझे लगता है उससे बेहतरीन हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आज अच्छे इंसानों की कमी है। अच्छे इंसान मतलब जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, जो अपने घर में अगर कुछ बन रहा है तो इस ख्याल में रहें कि मेरे पड़ोसी के घर में भी कुछ बन रहा हो। बस ऐसे इंसान हमें चाहिए जो दूसरों के लिए भी फिक्रमंद हो। और जब आप ऐसे बनेंगे तो यहाँ पे ऑफिसर्स डेफिनेटली आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे आज के दिन ज़रूर कुछ नया लेके जाएंगे और एटलीस्ट आज घर जाके अपने आप से 2-3 सवाल करेंगे। पहले कि मैं स्कूल क्यों जाती हूँ या जाता हूँ, मुझे लाइफ में करना क्या है, और अगर मुझे ये करना है तो उसको करने के लिए मैं अपने टीचर्स को तब तक ना छोड़ूं जब तक वो मुझे प्रॉपर डायरेक्शन ना बताए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मैं ख़ास तौर पे मशकूर व ममनून हूँ शकीर साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मदू किया और मुझे भी बड़ी ख्वाहिश थी मैं इस इंस्टीट्यूशन में आऊँ और मैं यहाँ पे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख के जाऊँ जो मैं वापस जाके अपने इंस्टीट्यूशन में भी वैसे ही कुछ करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सबको